नमस्कार दोस्तों, ये है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। और मैं हूं चंद्रशेखर। तो चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे पठारी भारत के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आज से हम बात करेंगे इस एपिसोड में अपवाह प्रणाली के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम। भारत की जो अपवाह प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह प्रणाली, एक इसको एक ऐसा ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र विशेष में जब बारिश होती है या जो वर्षण होता है, वो सारा जल जब छोटी छोटी धाराओं से और नदियों से मिलकर, नदी छोटी छोटी धाराओं का रूप लेती है और वो नदी, और फिर वो नालों में मिलती है और वो नाले बड़ी नदियों में मिलती हैं और वो नदियाँ जब जाकर एक सागर या किसी बड़े झील में मिलती हैं, और इस पूरा जो एक सिस्टम तैयार होता है, एक जो तंत्र तैयार होता है, इसे अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। इसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। जैसे जानते हैं कि ड्रेन यानी कि बहना, ड्रेन से हो गया ड्रेनेज, अपवहन से अपवाह यानी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों ये कितनी तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों के उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ये तीन बड़ी भू आकृतिक ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयाँ कौन कौन सी है? पहला है बृहद हिमालय या हिमालय कह सकते हैं, हिमालय क्षेत्र। उसके बाद आता है गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। और उसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार। इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर जो एक अपवाह तंत्र बना, जिसे हम लोग भारत का अपवाह तंत्र कहते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र। तो चलिए, इसमें आगे बात करेंगे। इससे पहले हम इसे कुछ मूल शब्दावलियों पर चर्चा कर लेते हैं। अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। मैंने पहले ही बता चुका इसके बारे में। नदी का उद्गम स्रोत, जहाँ से नदी निकलती है। उद्गम वो है जहाँ से नदी निकलती है। संगम, वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, संगम कहलाती है। जैसे इलाहाबाद, वहाँ गंगा और यमुना मिलती है। या फिर औरई या औरई में यमुना से चंबल मिलती है। ये अलग अलग ये दो संगम का मैंने बताया। इसे जो सबसे महत्वपूर्ण संगम है वो है इलाहाबाद, जिसे संगम के नाम से ही जाना जाता है, वो है इलाहाबाद या प्रयागराज। वितरिका, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो फिर कभी इससे नहीं मिलती। इसके कारण मुख्य नदी के पानी की मात्रा में कमी आ जाती है। इसे वितरिकाएं कहते हैं। वितरिका या शाखा नदी भी कहा जाता है। अब होता यह है कि मैदानिक क्षेत्रों में जब नदियां समुद्र से मिलने लगती, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां वितरिकाओं में बट जाती है। जैसे जैसे नदी के समुद्र के समीप जाती है, ये अपने अवसादों का निक्षेपण करने लगती है और रफ्तार कम होने लगती है। जैसे अवसादों के निक्षेपण की वजह से ये नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं और एक कह सकते हैं कि इसको और एक छोटी छोटी वितरिकाओं का निर्माण करती है और जाके पतली पतली धाराओं में ये समुद्र में मिलती है। एक है वितरिका, ये डेल्टा वितरिकाएं प्राय ऐसे जनरली डेल्टा क्षेत्रों में मिलती जाती है, जिसके कारण से जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु बनाने में अत्यधिक योगदान रहता है। वितरिका जो इसी के कारण डेल्टा या फिर जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण। सहायक नदी, एक छोटी नदी या धारा जब किसी बड़ी नदी से मिलकर इसके जल की मात्रा को बढ़ाती है तो उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे मैंने कहा है गंगा या यमुना। नदी मुहाना, वह स्थान जहाँ नदी का प्रवाह खत्म होता है या समुद्र से मिलती है, इसे नदी का मुहाना कहते हैं। उद्गम, दो चीज़ें देखिए, एक है उद्गम और दूसरा मुहाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल ग्रहण क्षेत्र, एक ऐसे मान लीजिए ये पूरा एक क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसकी आने वाली नदियाँ इस क्षेत्र की सारा पानी जो यहाँ पर आया था, तो इसको जो है इस नदी का जो नदी एक्स है उसका जल संग्रहण क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, जिसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। नदी रूपरेखा, यह नदी स्रोत से मुहाने तक विभिन्न बिंदुओं पर नदी की गहराई का प्रतिनिधित्व करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ लगभग अपने अपर्दन को निम्न स्तर तक पहुँच चुकी हैं। ऐसे देखिए, नदी रूपरेखा एक ऐसी है कि जब नदी
स्रोत से लेकर मुहाने तक जो विभिन्न बिंदुओं पर जो नदी की गहराई का यानी कि नदी रूपरेखा जो उसका जो नदी की का जो तल है वो कितनी गहरा या ऊंचा है इसके बारे में बताता है ये। विसर्जन डिस्चार्ज, समय के साथ नदी में बहने वाले जल की मापी गई मात्रा को ऐसे डिस्चार्ज या विसर्जन कहते हैं। इसे क्यूसेक क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूमेक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। अक्सर सुनते होंगे इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इतना क्यूबिक। जल संभरण क्षेत्र, जल संभर या जल विभाजक, सॉरी जल संभरण क्षेत्र नहीं, जल विभाजक, जब जल निकासी बेसिन को दूसरे बेसिन से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल संभरण क्षेत्र कहा जाता है। होता यह है कि एक क्षेत्र, जैसे मान सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा है, एक पठारी नुमा से आकृति हो, तो जाहिर है कि यहाँ एक पॉइंट के बाद इसका जल इधर आएगा और इसका जल इधर आएगा, दोनों अलग अलग दिशाओं में बट जाएगा। तो इसको, इस क्षेत्र को हमारा यहाँ इसको जल विभाजक कहा जाता है। ये जो बिंदु है जहाँ से जल दो दिशाओं में अलग अलग और जाएंगे उसको जल विभाजक कहते हैं। हालांकि इसका निर्धारण बहुत ही मुश्किल होता है। अब चलिए वर्गीकरण पर बात करते हैं। भारतीय जो जल अपवाह तंत्र है उसके हम वर्गीकरण पर हम बात करते हैं। तो वर्गीकरण पर यदि हम बात करें तो जो भारतीय अपवाह तंत्र है उसको दो अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर है जल विसर्जन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है, एक तो हिमालय के आधार से निकलने वाली नदियां हैं और दूसरी पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। और जल विसर्जन के आधार पर यदि इसका हम करें तो एक तो होगी ये अरब सागर की अपवाह प्रणाली और दूसरी होगी बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली। तो इसके अलावा भी एक तीसरी अपवाह प्रणाली भी होती है जो कि आंतरिक अपवाह प्रणाली होती है, जैसे कि लूनी हो गई, घग्गर हो गई। ये ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कि किसी नदी में नहीं मिलती और ना ही समुद्र में मिलती हैं। ये क्या होता है इनके साथ कि ये नदियां किसी झील में मिल जाती हैं या फिर समुद्र किसी दलदल में या रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। जैसे लूनी है और घग्गर है, ये दो नदियां हैं जो कि कहीं नहीं मिलती। और भी बहुत सारी नदियां हैं, इसके बारे में चलिए बात करेंगे आगे। चलिए अब थोड़ा भारत में जो अपवाह प्रणाली है उसका प्रतिरूपों के बारे में बात करते हैं। जब प्रतिरूपों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रतिरूप हैं, जिसमें कि हम लोग 4 या 5 प्रतिरूप पर चर्चा करेंगे जो भारत में मूल रूप से पाए जाते हैं। पहला है हमारा एक वृक्षाकार या डेंड्रिटिक प्रतिरूप। यह जो है अपवाह तंत्र पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है, इसलिए इसे वृक्षाकार या डेंड्रिटिक अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के मैदानी भाग की नदियाँ। अब इसको माफ कीजिएगा, सॉरी। अब होता यह है कि देखिए यहाँ पर है, जब पहाड़ों से नदियाँ, पहाड़ों या पठारी क्षेत्र से जब नदियाँ निकलती है या मैदानों में जब ये आती हैं तो पहाड़ों में होता है क्या कि छोटी छोटी धाराएं ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है और ये एक बड़ी धारा बनती है। फिर इधर से कोई बड़ी धारा आ रही होती है, वो इससे मिल जाती है, फिर से यहाँ मिल जाती है। क्योंकि छोटे छोटे हैं, ग्लेशियर्स हैं या जल स्रोत हैं, उन सबसे मिलकर एक नदी का निर्माण करती है और फिर आकर वो किसी गहरी घाटी में आती है, वहाँ पर एक बड़ी धारा से मिल जाती है और ऐसे एक वृक्षनुमा आकृति का निर्माण करती है, वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको वृक्षाकार या डेंड्रिटिक अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अब है उसके बाद एक अरीय अपवाह प्रतिरूप। ये तब बनते हैं जब नदियां एक पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक से देख सकते हैं नर्मदा निकलती है वहाँ से और सोन, ये 2 मुख्य नदियां हैं जो वहाँ से निकलती हैं। और कुछ महानदी की सहायक नदियां भी निकलती हैं। अमरकंटक पहाड़ी एक ऊंचाई पर है, उसके 4 अलग अलग दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं वहाँ से निकलती हैं। फिर है हमारा एक केंद्राभिमुख। एक केंद्राभिमुख जो अपवाह स्वरूप तब बनता है जब बहुत सी नदियां अपने जल को सभी दिशाओं से ग्रहण कर एक झील या एक तालाब में छोड़ देती है। उदाहरण के लिए मणिपुर के लोकटक झील में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर एक ये तस्वीर यहाँ पर गलत लग गया है इसको। अब यहाँ ऐसा होता है कि अब एक यहाँ झील है, गहराई पर है, चारों ओर से नदी आ रही है और यहाँ पर आके मिल रही है, जैसे मणिपुर का लोकटक झील। ये भी एक तरह का बंद अपवाह प्रणाली है जो कि समुद्र में नहीं गिरती। और इस तरह के जैसे कि अरल सागर है, कैस्पियन सी है और उसमें मिलने वाली नदियां कुछ इसी प्रकार की का वो नदीय प्रतिरूप का उदाहरण है। अब है जाली नुमा प्रतिरूप। जाल
जल अपवाह तंत्र तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर मिलती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में स्थित नदियां सिंहभूम के पुराने वलित पर्वत, ये छोटा नागपुर पठार अर्थात दामोदर नदी प्रणाली और हिमालय के, ये पता नहीं ये वलित पर्वत यहाँ पर कैसे आया, इसको एक यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, ये तो वलित पर्वत नहीं है, वो एक वलित पठार है, माफ़ कीजिएगा ये कहीं से कॉपी हो गया है, टाइपो एरर है। सिंहभूम क्षेत्र के जो पुराने छोटा नागपुर पठार, जो पठार है छोटा नागपुर पठार, ये दामोदर नदी प्रणाली इसी का एक उदाहरण है। और हिमालय क्षेत्रों में इस तरह के पाए जाते हैं जब नदियाँ पैरेलल बहती है एक दूसरे के। अब है दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार अपवाह तंत्र में मुख्य धारा और इसकी सहायक नदियाँ दोनों समकोण पर काटती है। एक आयताकार अपवाह प्रतिरूप अत्यधिक कठोर चट्टानों में मिलता है, यानी कि ये चीज़ है कि कैल्शियम वाले चट्टानों में मिलेगा। जब हम लोग कैल्शियम या फिर जो कि हम लोगों ने कैल्शियम वाले चट्टानों की जो स्थलाकृतियों को देखा था हमने जल, तो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। आप उस वीडियो को एक बार जरूर ढूंढ कर देख लें, जो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज है उसमें मिल जाएगा आपको। भारत का जो विंध्य पर्वत है इस प्रकार की मिलती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विंध्य में कैल्शियम चट्टानें, जो कि चूना पत्थर की काफ़ी प्रधानता है, काफ़ी मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये मतलब अपवाह का प्रतिरूप और अपवाह प्रणाली में एक छोटा सा एक परिचय। तो चलिए इसके बाद हम एक देखते हैं कि भारत का जल विभाजन क्या, भारत की जो नदियां हैं उसको मुख्यतः दो अपवाह प्रणाली में बांटा जाता है। एक है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और दूसरा है अरब सागर की अपवाह प्रणाली। तो ये दोनों अलग कहाँ से होती है? ये अलग होती है कुछ ऐसे, यहाँ से आप देख सकते हैं अरावली रेंज है और कुछ ऐसी है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यहाँ नर्मदा ताप्ती, उसके बाद ये पश्चिमी घाट। अब ये जो लाल रेखा हमने खींचा, इसके पश्चिम की जो नदियां हैं वो सारा जो क्षेत्र है इसका पानी आएगा अरब सागर में, और इसके पूरब की जो नदियां हैं या जो यहाँ का जो पानी है, इस क्षेत्र में जितनी भी बरसात होगी, जितना भी वर्षण होगा, इसका जो जल है वो सारा प्रवाहित होगा कहाँ पर, हमारा इस बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में अपवाह प्रणाली का एक शुरुआत। आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के अपवाह प्रणाली की। जो भारत का जो दो अपवाह तंत्र है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पहाड़ी क्षेत्र, या फिर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ, और फिर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों के पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम नदियों पर एक एक नदी को और उसके सहायक नदियों को और उसके किनारे बसे शहरों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।